ध्यान में ये रखना है, जैसे पूरा चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो पूरा चुंबकत्व जिसको क्या लिखा हुआ है, प्लेगोमैग्नेटिज्म, ठीक है, अध्ययन की वो शाखा है जो अवसाद चट्टान के निर्माण के समय संरक्षित गुणों के अध्ययन करती है। अब विज्ञान की वो शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। महाद्वीपीय सिद्धांत किसने दिया? तो वेगनर ने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। को यह प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन का आधार बनाया गया है, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। महाद्वीपीय सिद्धांत से पता चलता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से पता चलता है भारतीय स्थल पिंड किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। तो गोंडवाना में केवल भारत ही नहीं शामिल है, ठीक है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अफ्रीका भी है, दक्षिणी अमेरिका भी है, और अंटार्कटिका के क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणामस्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई, ठीक है। गोंडवाना लैंड से जब भारतीय प्लेट जब अलग हुआ उत्तर दिशा की ओर, तो हम लोग जाके किससे टकरा गए? यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशिया के बीच में स्थित थेसिस सागर के अवसादी चट्टान, ठीक है, बलित होकर मतलब हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई, ठीक है। तो सबसे पहले गोंडवाना लैंड के हम लोग भाग थे। गोंडवाना लैंड से मतलब क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगे। जब उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगे तो वहां पे भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट, ठीक है, जिसका नाम क्या, यूरेशियन प्लेट, उससे जाके टकरा गया। जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, तो इन दोनों प्लेट भारतीय तथा यूरेशियन प्लेट के बीच कौन सा थीसिस सागर था? उसके अपसादी चट्टान से बलित पर्वत निकला जो कि हिमालय हुआ, ठीक है। हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यह भी पूछा जाता है, जहां पे अभी हिमालय पर्वत, वहां पे पहले क्या हुआ करता था? तो वहां पे पहले थेसिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो वहां पे थेसिस सागर हुआ करता था, ठीक है। ध्यान में, हिमालय कैसा है? तो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोर कुआं भी है, ठीक है, ध्यान रखें, क्या है? पताल तोर कुआं भी है, ठीक है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोर कुआं भी पाए जाते हैं। थेसिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा महाद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण यह बृहद दुर्गम बेसिन का निर्माण हुआ, ठीक है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वत एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अपसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में मतलब क्या हो गया? विकसित हो गया, ठीक है। जो कि मतलब किससे है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार पर, ठीक है, ध्यान, मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। वही सारिये है। यह एक समतल भूमि है जो घर्षण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से, ठीक है, मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है, ठीक है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये 4 प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कौन है 4 प्राकृतिक प्रदेश, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहले कौन है? क्या बोलेंगे इसको? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। पहले वालों का उत्तर का पर्वतीय, दूसरा का बोलेंगे विशाल मैदान, और तीसरा का बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तथा चौथा को क्या बोलेंगे? तट एवं द्वीप। चौथा को क्या बोलेंगे? तट एवं द्वीप बोलेंगे। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर, क्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका इसका मैप देख रहा है ना, पहले वाला पीडीएफ में मैप नहीं दिखता था, ठीक है, दिखता नहीं था। तो बताइए भारत का ये हिस्सा कौन सा होगा? उत्तर होगा कि दक्षिण होगा ये? उत्तर। ठीक है, ये कौन सा होगा नीचे वाला? दक्षिण। ये ये पूरब। ये वेस्टर्न, ठीक है। तो ये थार मरुस्थल जो देख रहे हैं आप, कहाँ पे दिखेगा थार मरुस्थल? भारत का किस राज्य में? राजस्थान।
राजस्थान में, ठीक है। सिंधु गंगा का मैदान भारत के किस राज्य में जी है? सिंधु गंगा का मैदान क्या होगा यहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान है यहाँ पे। तो पंजाब होगा ये। पंजाब। पूर्वोत्तर हिमालय कहाँ पे दिखेगा? नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। उत्तर का पर्वतीय पठार जम्मू कश्मीर के आसपास, ठीक है। ध्यान रखिए, पश्चिमी का तटीय मैदान, ठीक है। पश्चिमी का तटीय मैदान होगा, कहाँ का इलाका होगा? तो ध्यान रखिए, गुजरात वाला इलाका हो जाएगा ये। पूर्वी का तटीय मैदान है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से उसके बाद उत्तर तथा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सबका यहाँ पे जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे सबको दे दिया है। देखिए, धारावार क्रम की चट्टानों का निर्माण एक आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भर्सन से हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर पूछेगा धारावार क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, तो आर्कियन क्रम के, ठीक है, चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रसन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। मतलब कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा मतलब निम्न होती है। बिटुमिनस कोयला में सल्फर की मात्रा निम्न होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न थे। आप क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सिरका किससे पिता? उत्तर की ओर सिरका या फिर दक्षिण की ओर सिरका? किधर सिरका? उत्तर की ओर, उत्तर उत्तर की की ओर। उत्तर ओर। की ओर सिरका। उत्तर की ओर सिरका के किससे जाके टकरा जाएगा ये? किससे जाके टकरा जाएगा? प्लेट। यूरेशिया से यूरेशियन जाके प्लेट। टकरेगा, ठीक है, बिल्कुल। भारतीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ही एक स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्य जीवीकल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल का पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ और जाके यूरेशिया के प्लेट से जाके टकरा गया। यूरेशियन प्लेट ये भारतीय भूखंड से मतलब ज्यादा मोटा टकरा, ज्यादा बड़ा था या फिर मतलब छोटा था? वो क्या था, इससे ज्यादा बड़ा। शक्तिशाली था, वो बड़ा था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टक्कर हुआ, बढ़िया टक्कर हुआ। तो जहां पे टक्कर हुआ थेसिस सागर के पास में हुआ। तो थेसिस सागर से अवसाद निकला, जहां से थेसिस सागर से अवसाद निकला तो वहां पे क्या बन गया? हिमालय। क्या बन गया? वहां पे हिमालय बन गया, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते थे? तो इसको गोंडवाना लैंड कहते थे। क्या कहते थे? गोंडवाना। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, क्या बताएंगे? चार। 4 में किया गया है, ठीक है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में, ठीक है, बांटा गया। एनसीईआरटी के हिसाब से 6 में बांटा गया है, ठीक है। लेकिन आरएसटीएस ने जो लिया था उनसा वो 4 ही लिया था। एनसीईआरटी 6 क्या बांटता है? तो एनसीईआरटी 6 जो बांटता है ये, ठीक है। सबसे पहले उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। ठीक है, अब एग्जाम एनसीईआरटी के हिसाब से आई थिंक मानना सही रहेगा। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोर कुएं पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? तो तराई तराई में, में। ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई में पाए जाते हैं, ठीक है। पताल तोर कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, ठीक है। परंतु जल स्रोत तथा पताल तोर कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पताल तोर कूप में मनुष्यों को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पताल तोर कुएं भारत के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, मतलब विचार कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बताए थे। कश्मीर घाटी की रचना समभिन्ति में हुई है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक सही है, दो सही है, इधर भी है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से हुई थी। चीनी प्लेट में टकराया था इसमें। तो 4 नंबर तो कभी नहीं होगा, 4 वाला तो काट दीजिए, ठीक है। मतलब 1 2 3 सही है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराने से हुआ था, ठीक है, ठीक है, जबकि चीनी प्लेट नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसमें पूछा है? तो बीपीएससी प्री में 2005 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
हिमालय की सम्मिलित से आता ही है। एक मिनट यहाँ पे दिया हुआ है ना, हाँ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, ठीक है। अतः 4 क्या है, गलत है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। भौमिकीय दृष्टि से भारतीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व की सबसे बड़ी नवीन बलित, ठीक है, पर्वतों का प्रदर्शित करती है। भारत के, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो क्या बोल रहा है, कौन असत्य है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये तीसरा वाला असत्य है, ठीक है। मतलब भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है, क्योंकि वहाँ तो डेल्टा भारत के बनाती ही नहीं है। डेल्टा नहीं बना, बिल्कुल ठीक है। भारत में पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुई, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है, ठीक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा भाग है। तो स्पष्ट है कि बी सी विकल्प जो है वो गलत है। अब इसको मिलान करना है, लेकिन कुछ ऑप्शन इधर है कुछ ऑप्शन इधर है, तो कैसे मिलाइएगा, इसलिए इसका डायरेक्ट सोल्यूशन को देख लेते हैं। सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे क्या, तो डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिस्टियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सिनोजोइक काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्बियन, ये इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति किसमें हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में, ठीक है। ये तीनों ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से बता दे रहा हूँ। डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटिशियस काल में हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक है। और साथ में नर्मदा, ताप्ती, जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में। केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बताइए तो। ये सर बताएं, भारत के सबसे पश्चिम, इसमें समुद्र तल से कोई ऊंचाई होता है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सबसे हाँ। अधिक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जी ठीक है। सर। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है यही है, केरल का कुट्टानाड, ठीक है। ध्यान में रखिए, ना कुट्टानाड भी, कुट्टानाडु इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यूपी पीसीएस का मेंस में पूछा है, ठीक है। केरल का कुट्टानाड या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतह कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों का वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ठीक है, जीआईएएसएस द्वारा घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है, ठीक है। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, ये भी मध्य भारत का क्षेत्र मरुस्थल है। बताइए क्या होगा, नदी वाला तो होगा नहीं, क्या होगा बताइए। मध्य भारत का क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र, ठीक है। भारत का विशाल स्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, ठीक है। लगभग, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के, ठीक है, पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसीलिए इसको सिंधु क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा मरुस्थल है, तो सिंधु क्षेत्र जो मरुस्थल है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बताइए तो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार मरुस्थलीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। मुंगेर, जमुई, ठीक है, रोहतास। रोहतास और नवादा, क्या होगा। रोहतास, रोहतास में रोहतास बिंद है इसमें क्या। कैमूर होता है ना, बिंद है, रोहतास हाँ में ठीक है, बिंद है। बीपीएससी प्री में पूछा है, 2019 में पूछा है, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए क्या है। बिहार में धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिणी पूर्वी बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल है। धारवाड़ वाला में कौन कौन है, तो मुंगेर है, नवादा है, जमुई। वहीं रोहतास दक्षिणी पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भू स्तरीय रचना पाई जाती है, जैसा कि आपने पता है क्या पाई जाती है, विंध्य प्रकार की है, ठीक है। बिहार में विंध्यन भू स्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है, ठीक है। बाकी मुंगेर, नवादा, जमुई में धारवाड़ है, ठीक है। बाकी की बात करेंगे तो इधर, ठीक है, विंध्य किसमें पाया जाएगा, कैमूर में, ठीक है, कैमूर में, और किसमें, ठीक है, रोहतास में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत के नवीनतम है, ठीक है। तो सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो गोंडवाना ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए कौन कैसे बना, ठीक है। धरवारा क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रसन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिनमें लोहा,
सोना, मैग्नीज, अबरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के दौरान धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात हुआ है, ठीक है। तो पहले धारवाड़, फिर बाद में कुडप्पा, ठीक है। विंध्य क्रम की चट्टानों के दौरान कुडप्पा क्रम की चट्टान के बाद हुआ है। तो पहले धारवाड़, फिर कुडप्पा, और फिर मतलब क्या विंध्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। और इस सब के बाद मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो कैसे हो गया, सबसे पहले क्या होगा, धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडप्पा, कुडप्पा के बाद बिंद, और बिंद के बाद क्या हो जाएगा, गोंडवाना, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, दर्बरियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ठीक है। बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो एक असत्य है, परंतु दो कथन क्या सही है, ठीक है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, दर्बरियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। जबकि ये वाला जो स्टेटमेंट जो दिया है गलत है। तो क्यों गलत है उसका देखेंगे। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, दर्बियन तथा आर्यन युग में, ठीक है, विभाजित किया जाता है। भारतीय भूगर्भिक मापक टीसी हॉलैंड के द्वारा लाया गया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेडी डाना दिया गया, तो यही गलत है, बाकी स्टेटमेंट इसका सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका होगा क्या होगा, तो टीसी हॉलैंड होगा, क्या होगा, टीसी हॉलैंड, ना कि जेडी डाना, ठीक है। आप चलेंगे आगे, आगे देखेंगे तो क्या प्रश्न, गंगा के मैदान को डैश के रूप में किया जाता है, ठीक है। पेडी प्लेन बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं, फिर जियो सिंक्लाइन बोलते हैं, या फिर क्या बोला जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उनको, तो उनको बोलते हैं कास्ट प्लेन। क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं इनको, गंगा के मैदान को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन बोलते हैं। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया, जियो सिंक्लाइन के नाम से वर्णित किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखें, जियो सिंक्लाइन, ठीक है, याद रहेगा, जियो सिंक्लाइन, ठीक है। क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन या भू अभिनीत गर्त के रूप में, ठीक है, वर्णित किया गया। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ। बीपीएससी प्री 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश कल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, समझ गए। और जो घर से जो जो पढ़ लिया आप लोग, उसको क्या कीजिए, घर से उसको मतलब क्या कीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, ताकि चीजें आपको फिर से याद रहे, तभी जाके फायदा होने वाला, नहीं तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्या है हम लोग का दूसरा चैप्टर, क्या है इकोनॉमिक्स में, राष्ट्रीय आय। इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब देखिए कितना दिन समय देता है बीपीएससी, ठीक है। अगर कम से कम 3-4 महीना का भी समय दे दिया तो लगभग समझिए बहुत सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3-4 महीना कम से कम समय मिले तब ना, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले राष्ट्रीय आय, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो आर्थिक देशीय सीमा की संकल्पना राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है, और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन इसका एक भाग है, ठीक है। राष्ट्रीय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय एक देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। आर्थिक सीमा की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित एवं भौगोलिक सीमा है, जिसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, वस्तु और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तु और पूंजी के संचलन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा क्षेत्र क्या होता है, तो देश की राजनीतिक सीमा, समुद्री सीमा और आकाशीय सीमा सहित होता है, ठीक है। हमारा क्या है, समुद्री सीमा भी हमारा है और आकाशीय सीमा भी हमारा है, ठीक है। देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास, सैनिक प्रतिष्ठान सब आर्थिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान या फिर वायुयान, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल एवं प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उस क्षेत्र में चलाए जाते हैं, जिन पर देश का अनन्य अधिकार है, सबके सब मतलब क्या आएंगे, आर्थिक सीमा के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, अब आगे चलेंगे तो क्या है, ठीक है। आर्थिक आय समुच्चयों की 2 श्रेणियां होती है, देशीय और राष्ट्रीय, अर्थात देशीय उत्पाद, ठीक है, और राष्ट्रीय उत्पाद। एक देश में आर्थिक सीमा में स्थित, ठीक है, एक देश में आर्थिक
एक देश में आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। अब देखिए निवासीय संकल्पना क्या होता है, तो नागरिक और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। ठीक है, नागरिक और निवासी की बात करेंगे, दोनों अलग अलग शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी हो सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी हो सकता है। जो भारतीय विदेशों में रहते हो भारत के नागरिक है, और जिस देश में रहते हैं उस देश के मतलब क्या है, निवासी है। तो दोनों अलग अलग शब्द है, एक शब्द नहीं है। निवासी का परिभाषा क्या देंगे, तो एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या फिर स्थित है। वह उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र की दो बातें शामिल होती है। वह निवासी व्यक्ति या संस्था उस देश के आर्थिक सीमा में रहते हैं या स्थित है, उसके कमाने, खर्च करने या संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती है। एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, एक देश में, ठीक है, निवासियों के द्वारा जो उत्पादन जो किया जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या फिर उससे बाहर किया गया हो। ठीक है, वह राष्ट्रीय उत्पाद में ही कहेगा क्योंकि वह व्यक्ति उस देश का निवासी है। ठीक है, इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश के आर्थिक सीमा में स्थित एक केंद्रीय देशीय उत्पाद कहलाता है, चाहे उत्पादन निवासियों द्वारा किया होगा या फिर गैर निवासियों के द्वारा किया गया हो। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में क्या संबंध है, किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन, ठीक है, घरेलू उत्पादन होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घरेलू उत्पादन का डिफिनेशन क्या होगा, तो किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन उत्पादन कहलाता है। घरेलू किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। अब राष्ट्रीय उत्पादन का डिफिनेशन क्या होगा, तो देशीय उत्पाद प्लस देश के निवासियों के द्वारा आर्थिक रूप से इनको जोड़ेंगे। सीमा से बाहर किया गया उत्पादन माइनस देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों के द्वारा किया गया उत्पादन। ये थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय उत्पादन का डिफिनेशन क्या हो सकता है, देशीय उत्पाद, देशीय उत्पाद प्लस देश की निवासियों के द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन माइनस, ठीक है, देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों के द्वारा किया गया उत्पादन। ये डिफिनेशन किसका होगा, राष्ट्रीय उत्पाद का होगा। या फिर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त आय कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक है, ये डिफिनेशन होगा राष्ट्रीय उत्पाद का। या फिर और भी इसका डिफिनेशन क्या है, तो राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस विदेशों से निवल कारक आय। ठीक है, मतलब विदेशों से निवल कारक आय मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त आया, विदेशों को दी गई आय वही होगा विदेशों से निवल कारक। मतलब विदेशों से 5 रुपया प्राप्त किए, अब विदेश को 4 रुपया दे दिया तो 1 ही रुपया न बचा। तो देशीय उत्पाद में जब 1 रुपया को जोड़ेंगे तो विदेशों से निवल कारक आएगा, वही आपका राष्ट्रीय उत्पाद निकलेगा। ठीक है, यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों में निवल कारक आय धनात्मक होता है। अब जैसे 5 रुपया विदेश से प्राप्त किए, 4 रुपया उसको दे दिए तो 1 रुपया बचा तो धनात्मक होगा। अगर मान लो विदेशों से प्राप्त आय विदेशों को दी गई आय से कम होती है तो ऐसे निवल कारक ऋणात्मक होगी। जैसे विदेश से 5 रुपया प्राप्त किए लेकिन 6 रुपया उसको दे दिए तो 1 रुपया निगेटिव में हमारा जाएगा, जो कि हमारा अर्थव्यवस्था के लिए वो सही नहीं होगा। देखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे औद्योगिक वर्गीकरण। ठीक है, उत्पादन इकाइयां का अलग अलग औद्योगिक समूह है, क्षेत्रकों का समूहीकरण, ठीक है, औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट, ये सब तो आपको पता होगा। इस क्षेत्र के उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के उत्पादन करती है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी आदि। इन्हें द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। ठीक है, अगर पूछेगा द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से ही द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चा माल आपको प्राप्त होता है। ठीक है, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वानिकी, ये सब किसका उदाहरण है, तो प्राथमिक है। द्वितीयक में क्या होगा, तो इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयां शामिल की जाती है जो एक प्रकार से वस्तु से दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कारखाना, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति इत्यादि। आप कारखाना में जाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए गेहूं हम लेके जाते हैं। ठीक है, गेहूं हम लेकर जाए जो कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के माध्यम से गेहूं प्राप्त हुआ। द्वितीय क्षेत्र में कारखाना में जाएगा, गेहूं के क्या करेंगे, आटा का रूप में परिवर्तित करके पैकेट में बंद करके रेडीमेड तैयार कर देंगे। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्षेत्र के डिपेंडेंसी द्वितीय क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र की डिपेंडेंसी प्रथम क्षेत्र पे प्राथमिक क्षेत्र पे होती है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र का कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, तो प्राथमिक क्षेत्र से मिलेगा।
तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां आती है, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, होटल आ गया, सरकारी प्रशासन, वित्त आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, ये सारे के सारे औद्योगिक वर्गीकरण, औद्योगिक समूहों का हमने बंटवारा किया। एग्जाम सीधे सीधे पूछे बोला बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का है, तो द्वितीयक का है। अगर पूछेगा सरकारी प्रशासन, शिक्षा, होटल किसका है, तो ध्यान में रखिएगा तृतीयक का है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी बहुत से समुच्चय होते हैं, देशीय एवं राष्ट्रीय, सकल एवं निवल, कारक लागत पर, ठीक है, आकलित और बाजार कीमत पर आकलित। अब चलेंगे इसमें कुछ ये सारे हमको देखना पड़ेगा। जैसे निवल देशीय उत्पाद क्या होता है, निवल देशीय उत्पाद सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन, साधन लागत पर देशीय उत्पाद बराबर क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद। तो ये सब तो आपको समझना पड़ेगा, 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर दो तरह के कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निवल अप्रत्यक्ष क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या होता है, सरकारी सहायता। अब देखेंगे साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा, बाजार मूल्य पर सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस विदेश से निवल कारक आय। ठीक है, चलिए और भी है क्या इसमें। बहुत ज्यादा है। ठीक है, सबको पढ़ के समझना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि क्वेश्चन रटवा दें। नहीं आ रहा है समझ में। हाँ तो इकोनॉमिक्स है तो इसको तो नहीं तो समझ में आएगा, इसका तो श्योर है। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी समझ लीजिए। ठीक है, जीडीपी का डिफिनेशन देख लीजिए। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में वित्तीय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मैत्रिक मूल्य उस देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पब्लिक पीपीपी का मतलब क्या होता है, तो मतलब क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, पब्लिक परचेजिंग पावर होता है। ठीक है, इसके आधार पर भारत विश्व में तीसरा, चीन एवं यूएसए के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ चलिए ये समझ ले, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओसी के द्वारा की जाती है, जबकि पूर्व में ये केंद्रीय सांख्यिकी, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी एनओसी के द्वारा में की जाती है, लेकिन पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा की जाती है। ठीक है, एनएसओ सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन, ठीक है, मंत्रालय का अधीन है। वर्तमान में एनएसओ के द्वारा की जाती है, पहले किसके द्वारा की जाती है, सीएसओ के द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए बता दिया हूं, इसको ध्यान में रखेंगे। जीएनपी क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश में नागरिकों, निवासी व अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं में कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं उसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ग्रोस नेशनल क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश में कार्यरत देश के नागरिकों के आय को जोड़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जीएनपी में जब गणना करेंगे ना, तो विदेश में कार्यरत जो देश के नागरिक होंगे या फिर आपके परिवार से आसपास के लोग जो कहीं जाते हैं विदेश में काम कर, उनके इनकम को भी जोड़ा जाता है साथ में। जबकि देश के भीतर कार्य कर विदेशी व्यक्ति को आय को घटा दिया जाता है। अपने देश में जो लोग जो काम जो कर रहे हैं उनको मतलब घटा देंगे। ठीक है, अपने देश में अगर कोई विदेशी अगर काम कर रहा है तो उनके इनकम को घटा देंगे, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे जीएनपी निकलता है। जीएनपी मतलब सकल राष्ट्रीय आय की गणना कैसे निकालेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। जीडीपी, जीडीपी तो होता है ना हमारे देश के अंदर जो एक साल के अंदर में पूरा उत्पादित होता है, उसमें विदेश से जो अर्जित जो आय, जो शुद्ध आय जो रहेगा उसको जोड़ के निकालेंगे। तो विदेश से अर्जित शुद्ध आय क्या होगा, तो विदेश से मान लीजिए हम लोग विदेश में 5 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और भारत में जो लोग विदेशी रहे वो यहाँ से 4 रुपया कमा के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा उसको जोड़ेंगे तब निकलेगा। ठीक है, एनएनपी क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है,
तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पे शुद्ध, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबको एक बार पढ़ के आना है, ठीक है, घर से इस सबको एक बार पढ़ कर आइएगा। उसके बाद कल जो है हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। ये थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। इसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आई थिंक 70-80 क्वेश्चन होगा इसमें। कितना क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, 96 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कल इसको क्या करेंगे, ठीक है, मैथ बताने के बाद जो समय जो बचेगा, टोटल 96 क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें भी बहुत कुछ आती नहीं है, जो बात है जो सच्चाई बता दे रहा हूँ, हम भी पढ़ के ही सुनाएंगे, हमको भी इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वगैरह तो समझा दूंगा, लेकिन इसका जो चीजें जो होती है ना, आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक से देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो श्योरली देखेंगे, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, और बीपीएससी के लिए आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बीपीएससी में 8-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता है, ठीक है। तो इसको एक अच्छा, बार तो पढ़ वो के इसको समझेंगे क्या। वो तो करंट से ना आता है इकोनॉमिक्स में, बीपीएससी में। हाँ, तो करंट से आता है, नॉर्मली नहीं रहता है, कि नॉर्मली भी रहता है, ठीक है। करंट से भी रहता है, 2-3 क्वेश्चन नॉर्मली भी रहता है, 2-3 क्वेश्चन